दोस्तों साल 2009 में एक बच्चे को उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। रीजन सिर्फ इतना था कि इस बच्चे के घर में एक बहुत ही खतरनाक किताब बरामद की गई थी जिससे उस देश की कल्चरल इंटीग्रिटी सैक्रिफाइस हो रही थी। अब गैस करो ये खतरनाक किताब कौन सी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर सच में कोई बम बनाने की किताब होगी, लेकिन दोस्तों आप सुनकर सरप्राइज हो जाओगे कि किताब कोई बम बनाने की किताब नहीं बल्कि होली बाइबल थी। और माँ बाप के पास बाइबल मिलने से छोटे बच्चे को उम्र कैद की सजा सुनाने वाला देश और कोई नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया था। और ये कोई पहली घटना नहीं थी बल्कि साल 2021 में एक स्टूडेंट नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम देखते हुए पाया गया तो उसे मौत की सजा सुना दी गई थी। और ऐसे हजारों केस हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर। अब नॉर्थ कोरिया संविधान के हिसाब से तो एक डेमोक्रेटिक देश है, मतलब एक आजाद मुल्क है, लेकिन ये सब सुनने के बाद आपको समझ आ रहा होगा कि इसकी रियल हकीकत क्या है। यहाँ आप ना तो अपने पसंद का टीवी चैनल देख सकते हैं, ना ही अपने पसंद के कपड़े पहन सकते हैं, यहाँ तक कि आपको अपनी पसंद का बाल भी कटवाना है तो वो भी आप नहीं कटवा सकते। इसके अलावा अगर आपको नॉर्थ कोरिया के अंदर कहीं दूसरे स्टेट में जाना है तो उसके लिए भी आपको सरकार से स्पेशल परमिट लेना पड़ता है, जैसे कि आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो। ये है यहाँ की आजादी और डेमोक्रेसी। अब सभी के मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जब यहाँ किसी तरह की आजादी नहीं है, लोगों के ऊपर इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है, तो लोगों को इस देश को छोड़ देना चाहिए और हर साल यहाँ से देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, राइट। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसके अपोजिट जो भी देश छोड़ने की कोशिश करता है उसके साथ बद से बदतर सुलूक होता है, जिससे उसे अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल 2017 की इस वीडियो को देखिए, जब एक नॉर्थ कोरियाई सोल्जर इसी डिक्टेटरशिप से तंग आकर अपने देश को छोड़ने की कोशिश करता है और वो अपनी जीप तेजी से साउथ कोरिया की बॉर्डर की तरफ लेकर जा रहा था। और जब ये बात बॉर्डर पुलिस को मालूम पड़ी तब उन्होंने उसका पीछा किया और फायरिंग शुरू कर दी, जिस वजह से वो अपनी कार छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा। लेकिन तब तक नॉर्थ कोरियाई गार्ड्स ने उसके ऊपर कई गोलियां दाग दी थी। सोल्जर साउथ कोरिया में एंटर तो हो गया, लेकिन गोलियां पड़ने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और कुछ दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। इस सोल्जर के अलावा ऐसे कई लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और वो जो बच गए वो गोलियों की जख्मों की वजह से ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाए। इन सब चीजों को जानने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरिया दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर प्रिजन है, जिससे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ अपनी बॉर्डर्स पर ही 7,50,000 से ज्यादा सोल्जर्स खड़े करके रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर्स के पास बार्ब वायर्स, फेंसेस और लैंड माइंस भी बिछाई गई हैं और ये सब दुश्मन देशों से लड़ने के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों को कैद करने के लिए है। लेकिन ऐसा क्यों है, वही चीज आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। आज की सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमें नॉर्थ कोरिया के इतिहास के अंदर झांकना होगा कि आखिर ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। तो बात है 15 अगस्त 1945 की, जब जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया। फिर उसके बाद कोरियाई स्ट्रगल शुरू हुआ, जहां नॉर्थ कोरिया को यूएसएसआर का सपोर्ट मिल रहा था तो वहीं साउथ कोरिया को अमेरिका का पूरा सपोर्ट था और इसके चलते यहाँ काफी सालों तक गर्मा गर्मी चली। और फिर कुछ सालों के बाद बॉर्डर डिसाइड करते हुए यहाँ सीज फायर लागू कर दिया गया और दोनों कंट्रीज सेपरेट हो गए। उसके कुछ सालों के बाद 1953 में किम सुन सेकंड ने सत्ता अपने हाथों में ले ली। इसके बाद जो भी इनके खिलाफ था या तो उसे जेल में डाल दिया गया या फिर मरवा दिया गया। सत्ता में आते ही किम सुम ने अपने आप को सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया। सीधी भाषा में अगर कहा जाए तो उसने अपनी डिक्टेटरशिप चलाना शुरू कर दी, जिसकी शुरुआत हुई वहां उसकी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगने से और वहां के स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें पढ़ाई और सिखाई जाने लगी जिससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं था। वो चीज सिर्फ और सिर्फ किम सुम की तारीफ में ही थी। इसके अलावा किम ने अपने देश में कमांड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया, जिसका मतलब बिजनेस और इकोनॉमी का कंट्रोल सरकार के हाथों में था, या यूं कहें कि सिर्फ एक इंसान किम के पास ही था। वहीं साउथ कोरिया जापान की तरह ही अपने आप को ग्रो कर रहा था, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा रहा था। नॉर्थ कोरिया के लोगों की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई जब 1962 में यूएसएसआर और चीन से संबंध खराब होने के बाद नॉर्थ कोरिया ने जुचे फॉर सेल्फ डिफेंस पॉलिसी अनाउंस की, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अपने इकोनॉमी का 3/4 एरिया मिलिट्री वेपन और हैवी इंडस्ट्री की तरफ लगाया और इंडस्ट्री सेक्टर को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी, जिसका नतीजा ये निकला कि इनकी मिलिट्री तो पावरफुल हो गई लेकिन बाकी इंडस्ट्री धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। और इसीलिए आज नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे गरीब देशों की लिस्ट में आता है। आज के हालात वहाँ ये हैं कि नॉर्थ कोरिया में बाहरी दुनिया से कुछ भी नहीं आ सकता। यहाँ इंटरनेट बैंड है और इंटरनेट की जगह यहाँ क्वामयोंग का एक्सेस दिया जाता है, जो काइंड ऑफ नॉर्थ कोरिया का
लोकल इंटरनेट एक्सेस है जिसे नॉर्थ कोरिया में ही यूज किया जा सकता है, जिसके कारण नॉर्थ कोरियाई सरकार हर यूजर के ऊपर कड़ी नजर बनाकर रखती है। यहाँ फॉरेन मूवी, फॉरेन बुक्स और फॉरेन म्यूजिक पूरी तरह से बैन है और अगर कोई देखते हुए पकड़ा गया तो वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया था। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया के लोगों को देश से जाना भी बैन है। सिर्फ कुछ ऑफिशियल्स ही देश के बाहर जा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ वहाँ की सरकार के कहने पर। और अगर कोई आम इंसान चाहे तो ये नामुमकिन है। अब वहाँ गरीबी इतनी ज्यादा है कि 40% लोग ऐसे हैं जो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। इसके अलावा इतने सारे नियम हैं कि हर इंसान के लिए ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। यहाँ के लोगों को जीते जी नर्क का एहसास हर दिन कराया जाता है। अब लगभग नॉर्थ कोरिया का हर आम इंसान यहाँ से भागने की फिराक में रहता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ऐसा नहीं चाहता और उसने बॉर्डर की सिक्योरिटी इतनी ज्यादा टाइट करके रखती है कि सीधी तौर पे यहाँ से भागना नामुमकिन है। क्योंकि अगर आप नॉर्थ कोरिया के मैप को देखोगे तो यहाँ एक तरफ आपको येलो सी और दूसरी तरफ आपको सी ऑफ जापान देखने को मिलेगा, जहाँ नॉर्थ कोरिया की नेवी का इतना कड़ा पहरा है कि अगर वहाँ कोई इलीगल बोट दिखाई भी देती है तो वहाँ सीधी सोल्जर फायरिंग शुरू कर देते हैं। वहीं नीचे साउथ कोरिया है जो इसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है, जिससे वहाँ की बॉर्डर के पास मिलिट्री हर जगह से ज्यादा पहरा देती है। और दूसरी वजह यह भी है कि नॉर्थ कोरिया के सिटीजन भागकर सीधा साउथ कोरिया ही जाना चाहते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया उन्हें अपना नागरिक मानता है, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया के सिटीजन साउथ कोरिया आकर यहाँ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसी वजह से नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के बॉर्डर पर इतनी ज्यादा आर्मी बैठा कर रखी है। यहाँ से इंसान तो क्या, परिंदा भी बॉर्डर क्रॉस करने से डरता है। जो भी डायरेक्ट भागने की कोशिश करता है उसका क्या हाल होता है, ये एग्जांपल आपको वीडियो के शुरुआत में उस सोल्जर के साथ दे दिया गया था। अब यहाँ के सिटीजन के पास यहाँ से भागने का दूसरा रास्ता है नॉर्दर्न बॉर्डर्स, मतलब चाइना और रूस, क्योंकि चीन और रूस के साथ नॉर्थ कोरिया के अच्छे संबंध हैं। इसी वजह से इन दोनों जगहों से युद्ध का खतरा नहीं है, जिस वजह से नॉर्थ कोरियाई आर्मी यहाँ बहुत ही कम मात्रा में होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये एकदम आसान है, क्योंकि अगर आर्मी को पार कर भी लिया फिर भी 1300 किलोमीटर का एरिया खतरनाक जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा चीन का बॉर्डर नॉर्थ कोरिया के साथ क्यूमिन और यालू रिवर के साथ लगा हुआ है। मतलब बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पहले नदी क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर जंगल और पहाड़, जिसके लिए डिफेक्टर्स मतलब जो भागने की कोशिश करते हैं या स्मगलर्स ठंड का वेट करते हैं। जब इन नदियों का पानी फ्रीज हो जाता है तब वो सिंपली इसके ऊपर चलकर नदी आसानी से पार कर सकते हैं, और ये तरीका गर्मियों के दिनों में भी काम आता है जब नदी का पानी कम हो जाता है। लेकिन चीन और रूस के साथ नॉर्थ कोरिया का मिलिट्री अलायंस होने की वजह से वहाँ डिफेक्टर सेफ नहीं है, क्योंकि अगर दोनों देशों में कोई भी डिफेक्टर्स पकड़ा गया तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया के हवाले कर दिया जाता है। और बिल्कुल यही हाल रूस का भी है। वो भी अगर किसी नॉर्थ कोरियाई डिफेक्टर्स को अपनी जमीन पर पकड़ता है तो उसे सीधा नॉर्थ कोरिया के हवाले कर देता है। उसके बाद इन डिफेक्टर्स को वापस नॉर्थ कोरिया के कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाता है। वहाँ उनके साथ 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है और न जाने क्या क्या होता है उन बेचारों के साथ। इसलिए ये डिफेक्टर्स चीन और रूस की बॉर्डर की जगह डायरेक्ट साउथ कोरिया की बॉर्डर से भागना पसंद करते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया नहीं पहुंचे तो मिलेगी मौत, जो टॉर्चर से लाख गुना ज्यादा अच्छी है, और अगर किसी तरह बच गए तो मिलेगी एक नई जिंदगी। अब दोस्तों, जब कोई नॉर्थ कोरिया का सिटीजन साउथ कोरिया एंटर करता है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई भी सिटीजन किसी भी तरह साउथ कोरिया पहुंच गया तो उसे कुछ स्टेज पार करने के बाद साउथ कोरिया की सरकार के द्वारा सिटीजनशिप दे दी जाती है। और वो स्टेजेस क्या हैं, इसका जवाब दिया है नॉर्थ कोरिया के एक सिटीजन ने, जो खुद साउथ कोरिया पहुंचे थे। 31 साल के किम जी योंग, जो कि साउथ कोरिया पहुंचे थे, उन्होंने बताया कि पहले तो साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस द्वारा ये पक्का किया जाता है कि वो नॉर्थ कोरिया सरकार का कोई जासूस तो नहीं, जिसके बाद डिफेक्टर्स को हानावॉन नाम के इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहां उसको साउथ कोरिया के तौर तरीकों को सिखाया जाता है। उसके बाद इन्हें सरकार द्वारा बनाए गए रिफ्यूजी कैंप्स में भेजा जाता है, जहां सरकार उन्हें गाइडेंस देने के साथ साथ उनकी जरूरतों की चीजें प्रोवाइड करती है, और यहीं से उनका बैंक अकाउंट और फोन नंबर भी इन्हें मिलता है। मतलब साउथ कोरिया की सरकार पूरी तरह से इन रिफ्यूजीज की मदद करती है वहां सेटल होने के लिए। रिफ्यूजी कैंप से निकलने के बाद अब वो साउथ कोरियाई नागरिक बन चुके होते हैं, जिसके लिए उन्हें एक किराए का घर और कुछ राशन भी दिया जाता है ताकि वो कुछ दिन अपना काम चला सके। अब वो उस नागरिक की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या काम करना चाहता है और कैसे अपनी जिंदगी जीना चाहता है। अब ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, लेकिन सिर्फ ऐसा हजारों लोगों में से किसी एक के साथ होता है, क्योंकि ज्यादातर तो मारे जाते हैं और जो पकड़े जाते हैं उनके साथ क्या क्या होता है ये आप पहले ही जान चुके हैं। इसलिए नॉर्थ कोरिया से आसानी से निकलना लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, और भी बहुत सी चीजें थी जिन्हें हम डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वीडियो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती। अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर हमें कॉमेंट्स कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।